दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। ठीक है दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यह हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत चौथा चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। दोस्तों इस चैप्टर के तहत हम लोग सारे प्रश्न जो देखेंगे वो प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, डिटेल्ड कवर ना करके हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, बाद में इस बुक को हम लोग डिटेल फॉर्म में भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1785 में, ऑप्शन डी 1793 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 में। ठीक है, क्या 1773 में। ठीक है, फिर से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ऑप्शन ए 1773 में। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। दोस्तों सेकंड प्रश्न जो है वह कह रहा है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्या कह रहा है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए ईसा 1757 में, ईसा 1765 में, ईसा 1773 में, ईसा 1793 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ईसा 1773 में। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ईसा 1773 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1753 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1764 में, ऑप्शन डी 1773 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 में। ठीक है, 1773 में, ऑप्शन डी। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस प्रकार आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्या है? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट
भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? यह होगा आंसर दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसका उत्तर क्या होगा? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारतवर्ष में प्रथम बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। ऑप्शंस में कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए है एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी है कोर्टनी इल्बर्ट, ऑप्शन सी है फिलिप फ्रांसिस उपर्युक्त, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एलिजा इम्पे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? फिर देखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। तो 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा? चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ठीक है, फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ठीक है, ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1786 का एक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। इस प्रकार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1786 का एक्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? क्या है कि 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था।
और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन सी, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था। क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था फिर देख लेंगे। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यह कह रहा है कि भारतीय व्यापार में क्या है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। 11वां नंबर प्रश्न, कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ऑप्शन ए 1793 में, ऑप्शन बी 1803 में, ऑप्शन सी 1813 में, ऑप्शन डी 1833 में। तो 1813 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी 1813 में। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1813 में भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि किस अधिनियम के द्वारा, क्या है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलिए ऑप्शन देखेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन से एक बार देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। ऑप्शन ए, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है पढ़ेंगे। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण था कि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था।
ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। चलिए और ऑप्शंस देखते हैं, हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन है कि काउंसिल में परम सत्ता अधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। क्या है, काउंसिल में परम सत्ता अधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। ऑप्शन सी है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। ऑप्शन डी है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था, वह था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यह नहीं था। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। क्या है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है एचिसन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है हॉब हाउस आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका सही आंसर दिया गया है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि की गई। किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि की गई थी। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। क्या है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1882 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी 1853। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 18वां नंबर प्रश्न, देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। चलिए ऑप्शन देखेंगे, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1853। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। क्या है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। ऑप्शन ए है 1922 में, ऑप्शन बी है 1923 में, ऑप्शन सी है 1924 में, ऑप्शन ए है 1925 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922, यानी कि 1922 से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, यानी कि 1922 से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1922। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, क्या है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? चलिए पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 पॉइंट 1 क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक है, फिर देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पॉइंट 1 ठीक। और पॉइंट 2 देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आंसर इसका क्या कह रहा है। आंसर देखेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शंस में देखेंगे इसका आंसर क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर दिया गया है दोस्तों, यानी कि जो दोनों पॉइंट हम लोगों ने देखा वह सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सुमेल कीजिए। ठीक है, सुमेल कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए हम लोग मिलान करते हैं क्या दिया गया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये मेल हो जाएगा दोस्तों आपका पिट का भारतीय अधिनियम 1784 से नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। फिर मिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। ठीक है, फिर मिलाएंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यह हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। फिर है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यह हो जाएगा दोस्तों आपका चार्टर अधिनियम 1833। एक बार और देखेंगे, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। ठीक है, फिर है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यह हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। फिर है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यह हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। इस प्रकार सही आंसर होगा दोस्तों, वह है हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए क्या कह रहा है, चार्टर एक्ट 1813। इसके सामने क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शंस को देखते हैं और पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, बी नंबर कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दिया गया है, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी है एक्ट ऑफ 1858 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है सेटलमेंट अधिनियम 1781, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वह किसके अंतर्गत की गई। वह की गई पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। वह की गई पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। यह कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। क्या है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है वह स्टार्ट मार्क किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां नंबर प्रश्न दोस्तों स्टार्ट मार्क किया गया है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 25वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 25, चलिए दोस्तों 25वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ऑप्शन ए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ऑप्शन ए है 1832, ऑप्शन बी है 1833, ऑप्शन सी है 1834, ऑप्शन डी है 1835। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1834 में उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कब, ऑप्शन सी 1834 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत का जो शासन था वह ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, देखेंगे ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना ही 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा, क्या है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ब्रिटिश इंडिया के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1892। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1892, यानी कि 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ठीक है दोस्तों, चलिए 33वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? क्या है? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है ए नंबर कह रहा है 1835, 1867, 1878, 1908। बी नंबर कह रहा है 1854, 1864, 1872, 1910। ऑप्शन सी कह रहा है 1854, 1872, 1908, 1910। ऑप्शन डी कह रहा है 1867, 1908, 1910, 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है कि 1835, 1867, 1878, 1908
भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, क्या है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 34वां नंबर प्रश्न है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1881 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861 में। 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 में। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि 35वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। क्या है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन ए है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यह इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वह ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। कौन सा? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे दोस्तों। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं दोस्तों उसको हम लोग दूसरे या अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।